आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं अंकुर मिश्र। सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी खबर पर जो कि रेलीगेयर से जुड़ी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेलीगेयर के टॉप मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के ठिकानों पर जांच की है। क्या है ये खबर और इसका जो ओपन ऑफर आना है रेलीगेयर का, उससे क्या जुड़ाव है, इस पर बातचीत करते हैं अनुराग शाह से। अनुराग, क्या है पूरी खबर? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा रेलीगेयर एंटरप्राइजेस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, की मैनेजर पर्सन्स हैं, उनके घरों पर जांच की गई है, छापेमारी कर जांच की गई है। जो की मैनेजर पर्सन है उसमें रश्मि सालूजा जो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, इसके अलावा नितिन अग्रवाल जो ग्रुप सीएफओ है, निशांत सिंगल और चिराग जैन, इनके जो प्रेमाइसेस है, इनके जो ठिकाने हैं, उन पर ईडी के द्वारा जांच की गई है। जो मामला है वो साइफन ऑफ यानी जो फंड है उसकी हेरफेरी से जुड़ा हुआ है। रेलीगेयर फिनवेस्ट के जरिए जो फंड की हेराफेरी है उससे जुड़ी हुई ईडी की जांच है। इस मंथ के शुरुआत में डाबर के चेयरमैन हैं मोहित बर्मन को भी ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और इस पूरे मामले की जो शुरुआत हुई वो पिछले साल एक निवेशक थे वैभव गवली ने कंप्लेन फाइल की थी और उस कंप्लेन के आधार पर उस जो केस है बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया और फिर ईडी इस केस में शामिल हुई और अब ये जो की मैनेजर पर्सन है रेलीगेयर एंटरप्राइजेस के, उन पर छापेमारी की गई। एक और पहलू जो इस केस से जुड़ा हुआ है वो है कि जब डाबर इंडिया के जो प्रमोटर है बर्मन फैमिली के द्वारा अपना स्टेक रेलीगेयर में बढ़ाया गया था, 21.5% स्टेक के बाद 5.5% और स्टेक खरीदा गया, तो ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ 26% स्टेक खरीदने का। उसको रेलीगेयर के मैनेजमेंट ने चैलेंज किया था और कहा था कि ये बर्मन परिवार है वो फिट एंड प्रॉपर नहीं है एडिशनल स्टेक खरीदने के लिए। मामला सेबी में पहुंचा, सेबी ने नियमों को कंप्लाई करने के लिए बोला और अब जो है फिट एंड प्रॉपर स्टेटस जो है अलग अलग रेगुलेटर से मांगा गया है। ये एक और पहलू था, लेकिन कंपनी के द्वारा एक्सचेंजों को बताया गया है कि 21 अगस्त को जो कंपनी से जुड़े हुए प्रमुख लोग हैं, की मैनेजर पर्सन हैं, उनके ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच हुई है। एनर्जी सिस्टम स्टोरेज से लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार एनर्जी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सकती है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, क्या है पूरी खबर? देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोर्ड एनर्जी के प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग गाइडलाइंस है, उसका ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये ड्राफ्ट जारी किया है और खासकर पंप स्टोरेज जो प्लांट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इसे जारी किया गया है। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय ने जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पीएसयूज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनसे कमेंट्स मांगे हैं और उसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर बात करें, क्योंकि सरकार जो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को हासिल करना चाहती है 2030 तक, और उस दिशा में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। खासकर जो ग्रिड बैलेंसिंग है उसके टारगेट को मीट करने की दिशा में, क्योंकि इस तरह के जो स्टोरेज कैपेसिटी हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जाएगा और जब भी ग्रिड को ज़रूरत होगी उसकी बैलेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ये जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं जो कि ड्राफ्ट के फॉर्मेट में है, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी कंपनी इसमें हिस्सा ले सकती है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। कंसोर्शियम के रूप में इसमें हिस्सा लिया जा सकता है। सेबी के तहत जो रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो भी बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ वैसे प्रोजेक्ट जो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड है, वैसे केस में जो मिनिमम बिडिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 50 मेगावाट की होगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के केस में जो मिनिमम बिडिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 10 मेगावाट होगी। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात करें, नेटवर्थ और एयूएम जो है वो कम से कम जो एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट है उसका 20% होना चाहिए। 5% बैंक गारंटी भी है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, वो भी निर्धारित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें और इस तरह के जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं।
सरकार शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 में बदलाव की तैयारी करने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर दीक्षित। समीर, बताइए, इससे शुगर सेक्टर और पूरे स्टेक होल्डर्स पर क्या असर पड़ेगा? शुगर सेक्टर में सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। दरअसल जो शुगर सेक्टर है रेगुलेटेड सेक्टर है और इसके रेगुलेशन के लिए जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर है वो 1966 का है, जो अब तक चला आ रहा है। लेकिन सरकार का मत है कि तब से लेकर के अब तक शुगर सेक्टर में बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जिसके चलते जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कई बदलाव हुए हैं, स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। ऐसे में उन एडवांसमेंट को देखते हुए जो भी बदलाव शुगर सेक्टर में हुए हैं, इसके लिए अब ज़रूरत आन पड़ी है कि एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए शुगर सेक्टर के लिए। और उसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अब सरकार ने उसका ड्राफ्ट जारी किया है शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 के नाम से। फिलहाल ये ड्राफ्ट है जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर से, पब्लिक से कमेंट या सजेशंस इनवाइट किए गए हैं। आखिरी तारीख कमेंट देने की 23 सितंबर रहने वाली है। इस नए कंट्रोल ऑर्डर के जरिए सरकार का मत है कि शुगर सेक्टर में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आएगी और साथ ही साथ ये तमाम उन पहलुओं को कवर करेगा, जैसे एक्सपोर्ट कोटा क्या रिलीज़ हो रहा है उसके बारे में, या जो नई किस्म जो बाज़ार में आ रही है शुगर की, वो तमाम पहलू उसमें शामिल किए जाएंगे। यही नहीं, जो शुगर कंपनीज़ हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि वो उनके पास क्या कोटा है, रिलीज़ कोटा के तहत वो कितना उसका पालन कर रहे हैं। ये सारी जानकारी वो सही समय पे और सरकार के मांगने पर उसको मुहैया करा पाएंगे। तो शुगर सेक्टर में ये बड़े बदलाव की तैयारी कि जहां सरकार नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर लाने की तैयारी कर रही है। अभी तक आपका मानना होगा कि मारुति की वैगन आर ही बेस्ट सेलिंग कार है, लेकिन अब ये इसका दर्जा छिनता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी टाटा पंच रही। इसके पीछे क्या कारण है, बताने के लिए जुड़ गए हैं सुमित चतुर्वेदी। सुमित, टाटा पंच जो है उसने मारुति सुजुकी की वैगन आर को पछाड़ दिया है भारतीय कार मार्केट में। वो नंबर 1 गाड़ी बन गई है पहले 6 महीने में सेल्स के अकॉर्डिंग। जिसकी बात करें वैगन आर और पंच में हालांकि 2 से 3 लाख रुपए का फर्क है, तब भी लोग प्रेफर कर रहे हैं एक महंगी गाड़ी क्योंकि उसकी सेफ्टी ज़्यादा है, उसके कुछ और फीचर ज़्यादा हैं। वैगन आर की बात करें तो वो काफ़ी कह सकते हैं लगभग 2 दशक से ज़्यादा से मारुति सुजुकी के पास है। उसके कई रिफ्रेश मॉडल भी आए। हालांकि जब पंच आई, माइक्रो एसयूवी आई, एक नया कैटेगरी आया, उससे काफ़ी झटका पड़ा इस पूरे सेगमेंट को। इससे और यही दर्शाता है कि टाटा पंच जो है वो पहले 6 महीने में काफ़ी अच्छी सेल्स की है उसने और नंबर 1 गाड़ी बन गई है। दूसरी और मॉडल्स भी हैं, Hyundai की और दूसरी गाड़ी भी हैं, पर यहाँ पे टाटा पंच को देखते हुए काफ़ी ये पता चल जाता है कि क्या कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं। एयरफोर्स से जुड़े मुद्दे को लेकर एविएशन मंत्रालय जल्द एक बैठक करने जा रहा है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, हवाई किरायों को लेकर के एविएशन मंत्रालय जल्द ही एक अहम बैठक करने जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बैठक की अध्यक्षता खुद एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू करेंगे और इसमें तमाम इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स भी शामिल रहेंगे, मसलन एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और साथ ही साथ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर भी होंगे और जो वेब पोर्टल जिनके जरिए हवाई टिकट बुक होता है तो उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको पता होगा कि राम मोहन नायडू ने जब बतौर एविएशन मंत्री चार्ज संभाला था तो उनके जो प्रायोरिटी एजेंडा था उसमें एयरफेयर, जिस तरीके से हवाई की किरायों की में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, ये उनके टॉप एजेंडे में था कि इसको एड्रेस करना है। इसके बाद जब पार्लियामेंट्री सेशन था उस दौरान भी सरकार को लगातार तमाम एमपीज से, देश भर के अलग अलग सांसदों से ये सवाल आया था कि ये जो हवाई किराए हैं इसमें जो बढ़ोतरी है इस पर कुछ अंकुश लगाया जाए या कुछ कदम उठाया जाए। तो सरकार ने इस मसले की गंभीरता को समझते हुए अब पहले तो अपने स्तर पर यानी कि एविएशन मंत्रालय में अपने अधिकारियों के बीच इसकी चर्चा करी है और अब बहुत जल्द इसमें जो अन्य स्टेक होल्डर हैं उनके साथ में बैठक करने जा रही है, चर्चा करने जा रही है। हालांकि सरकार का या एविएशन मंत्रालय का ये मत नहीं है कि किसी तरीके की कैपिंग लगाई जाए। सरकार ये अभी भी मानती है कि एयरफेयर मार्केट फोर्सेस के जरिए ही संचालित हो रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिसके जरिए खास मौक़ों पर जैसे त्योहारी सीजन में या किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में हवाई किराए ना बढ़ें, ऐसा इसको लेकर के कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए एविएशन मंत्रालय जल्द अहम बैठक करने जा रहा है और उसके बाद दो राह पर वो आगे बढ़ेगा। एक तो होगा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और एक होगा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो इस तरीके के विचार के साथ में एविएशन मंत्रालय हवाई किरायों पर बैठक इसको जल्द ही कर सकता है और उसके बाद कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है।
अगली खबर भी एविएशन सेक्टर से ही है। डीजीसीए ने नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने के मामले में एयर इंडिया पर 98 लाख का जुर्माना लगाया है। पूरी खबर दे रहे हैं सुमित चतुर्वेदी। सुमित, एयर इंडिया के लिए मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। इस बार 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। ये फाइन लगाया गया है गलत रोस्टरिंग की वजह से। जो पायलट्स को गलत रोस्टर कर दिया गया था, एक विदेशी फ्लाइट थी उस पर। इस सब के चलते जो डीजीसीए है, एविएशन सेक्टर रेगुलेटर नाराज है और उसने ये फाइन लगाया है क्योंकि इसमें नॉर्म्स मीट नहीं किए थे, रूल्स तोड़े गए थे। एयर इंडिया जो पहले सरकारी था पर अब टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसको काफ़ी समय से काफ़ी बार जो लताड़ पड़ी है क्योंकि एयर इंडिया काफ़ी बार रूल्स नहीं मानता है और उसकी वजह से इसको अलग अलग वक्त पर फाइन देना पड़ता है। इस बार ये फाइन 1 करोड़ रुपया जो डीजीसीए ने लगाया है एयर इंडिया पर। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंकिंग, स्टार्टअप में सीए की मांग बढ़ी है। इसलिए पिछले कुछ सालों में नए सीए इन जॉब्स के मुकाबले प्रैक्टिस में कम आ रहे हैं। आईसीएआई के प्रेसिडेंट रंजीत अग्रवाल के मुताबिक आईसीएआई ने कुल 4.25 लाख सीए मेंबर्स में से सिर्फ 1.6 लाख सीए प्रैक्टिस में आए और बाकी दूसरी इंडस्ट्री में जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने आईसीएआई के प्रेसिडेंट रंजीत अग्रवाल से इस पर खास बातचीत की। देखते हैं क्या है इस बातचीत में। सर, आपसे मैं यही समझना चाहूँगा, जिस तरह से सीए का प्रोफेशन बदल रहा है और आप एपेक्स बॉडी है इसकी, तो एक ट्रेंड हमने देखा है हाल के दिनों में कि जो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो बड़े जो प्राइवेट जॉब्स की तरफ, इंश्योरेंस सेक्टर, लीगल प्रोफेशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ जो प्रैक्टिस का पेशा माना जाता था। तो क्या आपको लगता है भविष्य में इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी या फिर कुछ आप ऐसे कदम उठाएंगे जिससे जो मूल पेशा है उसको आप रोक के रख सके? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो बना 1949 में, उसको इसी प्रेमाइस पर बना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन विल सर्टिफाई द फाइनेंशियल डेटा ऑफ दिस कंट्री and we are a job giver, not a job seeker. But over the period of time, with the changing times, with the economical growth, other opportunity भी develop हो गई जो वेरियस सेक्टर में पहले नहीं थी। तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट न्यूली क्वालिफाइड हैं, दे हैव टू take a 2 to 3 year as a gestation period to settle their practice. Now they are instantly being absorbed by the system। 8 से 10 लाख रुपया साल का उसको तुरंत मिल रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही पास हो रहे हैं, द कंपनीज, द कॉर्पोरेट्स, द बिजनेस हाउसेस आर रशिंग टू एब्जॉर्ब देम इन द सिस्टम और वो उसमें जा रहे हैं। तो इट्स अ गुड साइन फॉर द प्रोफेशन कि उसकी अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिसिंग मेंबर जो हमारे हैं अभी, दे आर द रियल बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। सो उसकी रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, हाउ टू अट्रैक्ट देम टू द अभी आंकड़ा क्या है अगर हम बात करें कि जो प्रैक्टिस में है, कुल सीए जो आपके मेंबर है उसमें प्रैक्टिस में कितने हैं और बाकी प्रोफेशन में चले गए, उसका किस तरह का आंकड़ा है? अभी आज के दिन में हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नंबर है, आज पूरे हिंदुस्तान में 4,25,000 सीए हैं। उसमें से 1,60,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हैं और बाकी इंडस्ट्री, बिजनेस और स्टार्टअप में हैं। और जो न्यूली क्वालिफाइड सीए बन रहे हैं उसमें मैक्सिमम, यू आर राइट, दे आर गोइंग फॉर ए जॉब इंस्टेड ऑफ द प्रैक्टिस। तो कैसे वो प्रैक्टिस में भी अपने आप को सस्टेन करें, उसके लिए इंस्टीट्यूट काफ़ी कदम उठा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इकोनॉमी इतनी बड़ी है, साइज इतना बड़ा है, अपॉर्चुनिटी इतनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड हर जगह है। इन इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, सब्सिडी, स्टार्टअप, एवरीवेयर पीपल वांट टू हायर सीए। सो दैट वे इट इज सेटिस्फाइंग कि दे आर बीइंग अब्जॉर्ब। एट द सेम टाइम प्रैक्टिसिंग सीए जो सर, है, ये कुछ चिंताजनक भी हो सकता है क्योंकि अगर प्रैक्टिसिंग सीए बहुत ही कम रह गए और वो आंकड़ा बहुत बड़ा हो गया तो क्या नहीं, कुछ? ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो भी नए मेंबर प्रैक्टिस में आ रहे हैं उसको हम पूरी ग्रूमिंग करते हैं, अपॉर्चुनिटी बताते हैं। आज नई नई जो अपॉर्चुनिटी है प्रैक्टिस में, जैसे नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, आपका फॉरेंसिक अकाउंटिंग आ गई, जीएसटी में इतना बड़ा रोल है, इनकम टैक्स तो पहले से ही रहा है। इन सब चीज़ों में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। बट यस, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द न्यू टैलेंट इन द प्रैक्टिसिंग फील्ड ऑल्सो। फॉर दैट काफ़ी स्टेप्स हम ले रहे हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला ईटी नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा।
म्यूचुअल फंड्स की संस्था एमफी ने एसआईपी के नेट इनफ्लो में कमी आने पर अपनी सफाई दी है। हमसे खास बातचीत में एमफी के सीईओ वेंकट चलसानी ने कहा, एसआईपी के नेट और ग्रॉस इनफ्लो की तुलना करना गलत है। निवेशकों को मुनाफा वसूली के कारण नेट इनफ्लो में कमी आई है। क्या बोला वेंकट चलसानी ने, आइए सुनते हैं। हर महीने एसआईपी के नए नंबर्स हम आते हुए देख रहे हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई पर एसआईपी निवेश पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। 24,000 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में एसआईपी के नेट इन्फ्लोज को लेकर भी कुछ खबरें आ रही हैं कि जितना ज़्यादा लोग पैसे डाल रहे हैं उतना पैसा वो निकाल भी रहे हैं। जो ग्रॉस एसआईपी इन्फ्लोज है उसका लगभग 38% हम नेट इन्फ्लोज की बात कर रहे हैं, जो लगभग 8,900 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। आउटफ्लोज भी यहाँ पे 14,300 करोड़ के आसपास अब पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये ग्रॉस एसआईपी इन्फ्लोज, नेट एसआईपी इन्फ्लोज और आउटफ्लोज के बीच का आंकड़ा क्या कहता है? और भले ही हम एसआईपी के नंबर्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्या ये वाकई बढ़ रहे हैं या लोग अगर पैसे निकाल रहे हैं तो वो क्यों निकाल रहे हैं? इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? कैसे देखना चाहिए इन नंबर्स को? एमफी के सीईओ वेंकट चलसानी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज इस पर विस्तार से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस पेशकश के लिए। तो सर, जोश तो हाई है इन्वेस्टर्स का, वो एवरी मंथ हमें नंबर्स में दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ नेट इन्फ्लोज का भी एक आंकड़ा है जिस पर हम बात कर रहे हैं, बहुत चर्चा भी चल रही है। कैसे देखें इन नंबर्स को? बाजार हाइपर है, लोगों के पोर्टफोलियो में मुनाफा बढ़ता जा रहा है जिसका वो इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। तो बताइए इन्फ्लोज को कैसे देखा जाए एसआईपी के? धन्यवाद कविता, मेरे को आपका शो में बुलाने के लिए। पहले मैं नंबर्स का बारे आपने अच्छा समझाया था। जैसा कि आप बता रहे थे, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बढ़ते जा रहा है, वो दैट इज़ बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स। वो नंबर्स में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। एसआईपी नंबर्स भी हर महीना आपको ग्रॉस फ्लोज जो बढ़ रहा है, बट लोगों ने एक नैरेटिव धीरे धीरे मीडिया में कुछ आ रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि नेट इन्फ्लोज कम होते जा रहा है, ग्रॉस इन्फ्लोज जब बढ़ रहा है नेट इन्फ्लोज कम होते जा रहे हैं। इसमें मैं सोचता हूँ कि जो भी नंबर्स का क्रंचिंग जो कर रहा है, नंबर एनालिसिस जो कर रहा है, उन लोग थोड़ा एक चीज़ बिल्कुल समझना चाहिए कि इन्वेस्टर्स एक महीने का जो मल्टीपल इन्वेस्टर्स, जैसा अभी हमारा पास 9 करोड़ 33 लाख इन्वेस्टर्स है जो एसआईपी में, हर महीना उन लोग अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। वो ग्रॉस फ्लोज में दिखाई देगा। जैसे 24,000 करोड़ जो आपने बताया था, वो 24,000, ये 9 करोड़ 33 लाख लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी ये जो मैं 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल जो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स जो किया था, वो एक गोल सेट करके मैंने इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भी इन्वेस्टर है वो गोल सेट करके इन्वेस्ट करेगा, और जब वो गोल अचीव करेगा, जो भी उसको कार लेना है, मकान लेना है, कुछ भी जो जिस गोल के हिसाब से उन्होंने वो एसआईपी 4-5 साल का पहले किया, वो टोटल पुराना जो इन्वेस्टमेंट जो किया वो सब का मिल के रिडीम कर रहा है 1 महीना में। ओके। सो वो अमाउंट जो है एक्चुअली ग्रॉस इन्फ्लो से निकाल के दिखाना इस एप्पल का एप्पल कंपैरिजन नहीं है। और रिडम्पशंस जो है, जो विड्रॉयल जो होता है एसआईपी पोर्टफोलियो में, वो कई तरीका है। एक तरीका जो है, जैसे मैंने बताया था कि आपका गोल अचीव हो गया तब आपने विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि मैंने 5 साल के लिए एसआईपी लगाया, 5 साल ख़त्म हो गया, अभी मैं डिसीजन लिया हूँ मैं दूसरा स्कीम में लगाने के लिए, जो बल्क अमाउंट जो है, जैसे आपको जानते हैं एनएफओज आ रहा है, नया स्कीम्स आ रहा है, तो मैं डिसीजन लिया हूँ मैं पूरा अमाउंट लेके मैं नया स्कीम में डाल दूँ। राइट। तो वो भी ट्रांसफ़र होगा एक स्कीम से, बट क्या होता है एसआईपी पोर्टफोलियो से वो कम होगा। तीसरा, मैं ये भी हो सकता है पार्शियल विड्रॉयल करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि मेरा 10 लाख निकालना है, 40 लाख का मेरा AUM है एसआईपी में, 10 लाख निकाल के मैं दूसरा स्कीम में भी डाल सकता हूँ। चौथा, मैं कैंसिल करके विड्रॉ करना है। सो 4 तरीका हो सकता है। देयरफॉर
और ये जो जैसा मैंने बताया, ये एक पुराना इन्वेस्टमेंट का टोटल क्यूमुलेटिव फिगर है। हाँ। उसीलिए अपन ग्रॉस फिगर से नहीं निकालना है, अपन को जो देखना है वो ग्रॉस फिगर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो चीज़ अपन को देखना चाहिए। बिल्कुल। और ये जो आउटफ्लोज जो बात कर रहे हैं अपन, ये मेरा स्कीम में आउटफ्लोज में हर बार दिखाई देगा। जैसा अभी 64 लाख करोड़ हमारा टोटल EUM है लास्ट मंथ का, इस मंथ का मैंने नेट इनफ्लोज नेट आउटफ्लोज तो मैं पब्लिश कर ही रहा हूँ और ये उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम में नया पैसा आ रहा है, नई SIP आ रही है। एग्जैक्टली। ये जो 24,000 करोड़ का नंबर जो अपन बता रहा है, वो एग्जैक्टली पीपल इन्वेस्ट कर रहा है और वो हमारे अकाउंट में आ रहा है। आउटफ्लो जो है वो पुराना जो मेरा इन्वेस्टमेंट से वो निकल रहा है। हाँ जी। सो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, आप NFOs लॉन्च होते हुए देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर लोग पैसा भी डाल रहे हैं। ये कुल मिला के सारा पैसा ग्रॉस SIPs में आपने काउंट किया हुआ है। नई स्कीम से भी जो पैसा जा रहा है लोगों का, दो तरीका से इन्वेस्ट होता है। एक तो ग्रॉस SIP में नंबर में कुछ तो नया NFO में जा सकता है न्यू, और बल्क अमाउंट भी NFO में जाता है। जो NFO में जो अमाउंट जो दिखता है आपको, जैसा 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ जो भी है, इट इज़ ए सम टोटल ऑफ बल्क इन्वेस्टमेंट एंड द SIP अमाउंट एज वेल। तो SIP अगर मैं पूछना चाहूँ कि मिनिमम SIP अमाउंट कितनी है और Tier 2 Tier 3 की फिलहाल पार्टिसिपेशन को लेकर क्या स्थिति है, जो हम नंबर्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ देख रहे हैं, बिकॉज नए इन्वेस्टर्स भी जुड़ रहे हैं वेंकट सर। जैसा मैंने बताया था, अभी 9.33 करोड़ का इन्वेस्टर्स है हमारा, टोटल अकाउंट्स है हमारे SIP में। एक आदमी तो मल्टीपल SIPs भी खोल सकता है, सो 9.33 करोड़ है और ये नंबर बढ़ रहा है, हर महीना तो बढ़ ही रहा है। और 24,000 करोड़ का जो टोटल इन्वेस्टमेंट ग्रॉस फ्लोस आया, तो हर एक आदमी करीबन ऑन एन एवरेज 2,500 रुपीज़ 2,500 रुपया जमा कर रहा है। और ये अमाउंट बोथ एवरेज एंड द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स दोनों ग्रो कंटिन्यूसली हो रहा है। ऑलराइट, चलिए काफ़ी बारीकी से आपने बताया इन नंबर्स के बारे में, और जाते जाते बस आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूँगी कि अब जब अगले महीने नंबर्स आएँ AMFI के डेटा के, तो इन्वेस्टर्स कैसे देखें? इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि कंटिन्यूस फ्लोज आ रहा है कि नहीं, ओके, और इसमें कितना नेट फ्लोज फॉर द टोटल स्कीम सब में मिला के। SIP में ग्रॉस फ्लोज आ रहा है कि नहीं, बिकॉज SIP इज एन इनफ्लोज जो आता है वो सम टोटल ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट दैट आर डूइंग। सो SIP इसका ग्रॉस फ्लोज देखना है, टोटल EUM का नेट इनफ्लोज देखना है। दैट इज हाउ द ब्रेकअप हैज टू बी डन। चलिए, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का दमखम अभी भी बरकरार है बाजार में, और उम्मीद बस यही करते हैं कि SIP के ये नंबर्स हर महीना जो नया रिकॉर्ड छू रहे हैं वो लगातार छूते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पेशकश में शिरकत की। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। पिछले हफ्ते रिलीज हुई स्त्री 2 लगातार रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 8 दिनों में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है। इन रिकॉर्ड्स के क्या मायने हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं प्रशांत पांडे। प्रशांत, क्या है इन रिकॉर्ड्स का मतलब? जी हां, ठीक कहा आपने। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किए हैं, और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इसने अब तक KGF 2 और बाहुबली 2 जैसी दिग्गज फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 300 करोड़ क्लब यानी कि ट्रिपल सेंचुरी लगा चुकी है स्त्री 2, और ये अपने आप में 2024 के बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत बेहतर साइन है। अगर हम बात करें इसके डोमेस्टिक कलेक्शन की, तो इस फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ के पार जा चुका है महज 8 दिनों में। इसके साथ ही अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो स्त्री 2 ने वर्ल्ड वाइड 428 करोड़ का बिजनेस किया है। इसके साथ ही अगर हम देखें बाकी रिकॉर्ड्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया KGF 2 और वॉर 2 जैसी फिल्मों का तो रिकॉर्ड इसने तोड़ा ही है। KGF 2 की बात कर लें, बाहुबली 2 की बात कर लें, यही नहीं, इसने जो नई रिलीज हुई फिल्में हैं जैसे अक्षय कुमार की खेल खेल में, जॉन अब्राहम की वेदा, इन दोनों फिल्मों को एक तरह से धराशायी कर दिया है। इन दोनों फिल्मों के अच्छे रिव्यूज होने के बावजूद ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली हैं। यही वजह है कि अब लॉन्ग रन में इसके सेकेंड वीक में हम देखा जा रहा है कि स्त्री 2 और ज्यादा धमाल मचाने वाली है।
अब हम बात करते हैं खास तौर पे कि आखिर 300 करोड़ क्लब में कौन कौन सी फिल्मों ने एंट्री की हुई है। तो 300 करोड़ क्लब की अगर हम बात करें तो इसमें जवान, पठान और इसके साथ ही स्त्री 2, जी हाँ, ये 3 फिल्में बहुत लीडिंग हैं जिन्होंने 300 करोड़ क्लब में एंट्री की है। इसके अलावा बात करें अगर हम बाकी फिल्मों की तो आप देखिए गदर 2 है, इसके अलावा वॉर की बात कर लें, इसके अलावा बहुत सी और फिल्में, टाइगर जिंदा है की बात कर लें, एनिमल की बात कर लें, तो ये सारी फिल्में हैं जो कि 300 करोड़ क्लब में एंट्री पा चुकी हैं। सुल्तान सलमान खान की एक फिल्म थी, इसने भी 300 करोड़ क्लब में एंट्री पाई है। अब इतने अच्छे कलेक्शन के बाद अब इंतजार है कि आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो इस तरह का बड़ा बिजनेस कर सकती हैं। तो अल्लू अर्जुन की पुष्पा द रूल, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं और साल के अंत में रिलीज होने वाली है। भूल भुलैया 3 और इसके साथ ही एक और अहम फिल्म की अगर हम बात करें तो जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है सिंघम 3। जी हाँ, इन सब पर निगाहें टिकी हुई हैं और ये फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।